कबीरा खड़ा बाजार में, मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर, कबीरा ना काहू से बैर। एक ऐसी समरसता की भावना जो इंसान रखता हो, वही अपना उपनाम कबीर रख सकता है। आज हमारे साथ मौजूद हैं रंगकर्मी और फिल्म मेकर शाहिद कबीर। शाहिद कबीर साहब, खुल के बाद संदीप के साथ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। शाहिद भाई, एक सीधी सीधी बात आपसे मैं पूछना चाहूंगा, क्या है शाहिद कबीर? आप कह सकते हैं एक सफ़र, एक्सपीरियंस, जायका जो डे बाय डे लेना है, बस। सफर जो भी मुकम्मल नहीं हुआ है, जारी है। जायका जो भी पूरा नहीं हुआ है। अभी तो बहुत से अध्याय जुड़ने होंगे, जी जी, तब जाकर ही कहीं हम पूर्णतः हो पाएंगे। शायद आप हो चुके हैं, कबीर होने में अभी आपका सफर लगातार जारी है। बहुत वक्त लगेगा, बहुत वक्त, क्योंकि कबीर को अगर टच भी कर लें, आप हल्का सा छू भी लें, तो आई थिंक आपकी जिंदगी सफल हो जाएगी। अभी तक आपने जो काम किए उसके बारे में कुछ थोड़ा सा पूछना मुझे। दो तरीके से मैं काम कर रहा हूँ अपने लेवल पे, फिल्म और थिएटर। हालांकि अगर मैं इनको दो लाइन में कहूँ बड़े आराम से कि पैशन है मेरे लिए थिएटर, और उस पैशन को लोगों तक पहुंचाने का ज़रिया फिर मैंने थोड़ा बड़ा किया तो फिल्म को पकड़ा। मतलब इन शॉर्ट, जो मैं सोचता हूँ, जो मुझे लगता है कि कहना चाहिए, वो चाहे आपकी राइटिंग के ज़रिए हो, या ड्रामों की राइटिंग के ज़रिए हो, या किसी कविता के ज़रिए हो, या किसी फिल्म बना के लोगों तक पहुँचाना हो, वो थॉट, वो विचार, वो अच्छे बुरे जैसे भी होते हैं, उनको कहने का एक ज़रिया है, और वो ज़रिए को मैं लगातार कायम रखना चाहता हूँ। ये काम है मेरा। कौन कौन से नाटक आपने किए हैं, और कौन कौन सी फिल्म से संबंधित रहे हैं आप? मैं 93 में एक बहुत बड़ी वर्कशॉप लगी थी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की, यहाँ इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन के सौजन्य में। तब सरदार अनवर उसके प्रेसिडेंट थे, वीके डोभाल उसके जनरल सेक्रेटरी थे, इप्टा के, भारतीय जन नाट्य संघ। और आई थिंक वो पहली वर्कशॉप थी जो इतनी कॉस्टली और इतने बड़े लेवल पे लगी थी। अच्छा, क्योंकि 93 में, और उसमें बहुत बाकायदा ऑडिशन लिए गए थे, तो उसमें से फॉर्चुनेटली मेरा नंबर भी आया। या ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं देखो इन्फ्लुएंस तो होता ही है, क्योंकि सरदार अनवर से मेरा बहुत गहरा रिश्ता है, फादर की तरह मेरे लिए हैं, तो वो कहीं ना कहीं कुछ रहा होगा। और उस वर्कशॉप में मैंने पार्टिसिपेट किया। उसमें आज के जो सहारनपुर के, मतलब वर्तमान बहुत सारे जो दिग्गज हो चुके हैं रंगकर्मी, आई थिंक वो सभी थे। दिनेश तेजान थे, इवन प्रशांत राजन भी शायद रहे होंगे, और बहुत सारे लोग जो अभी यंग पीढ़ी कहलाते हैं, वो सब उस वर्कशॉप में थे। उसमें वहाँ से मैंने शुरुआत की, और उसमें सतीश आनंद उसके डायरेक्टर थे वर्कशॉप के, वागेश कुमार वॉइस के लिए आए थे। और 93 में उसकी कॉस्ट आई थी तकरीबन 3.5 लाख रुपए उस वर्कशॉप की, क्योंकि उसमें ये होता था कि सेक्शन होते थे कि 8 दिन का एक हुआ, फिर दूसरा हुआ, फिर जिसमें मेकअप है, वॉइस है, बॉडी लैंग्वेज है, और उसमें 2 प्रोडक्शन हुए थे, जिसमें एक था आपका बल्लभपुर की रूपकथा, बादल सरकार का ड्रामा है, उसके 2 शो हुए, और आधे अधूरे मोहन राकेश का एक नाटक है, वो सब उसमें हुए। तो उसमें मैं बैक स्टेज काम किया मैंने, वहाँ से एक तरह से मेरी शुरुआत थी थिएटर की। और फिर तो लगातार इप्टा के साथ में जुड़ गए, तरह से मेंबर हो गए इप्टा के, और फिर काम करते रहे। फिर इप्टा में स्ट्रीट प्लेस बहुत होते थे। अच्छा, हम लोगों का एक ग्रुप बन गया 12-13 लोगों का, जिसमें मोहन पैट्रिक, अंबर सलीम और अनिल शर्मा, ये शमीम अख्तर, ये सब लोग शामिल थे, देवेंद्र शर्मा, पवन शर्मा, विक्रांत जैन, ये हम सब एक ही ग्रुप में काम करते थे। और ये 11 लोगों का ऐसा ग्रुप बन गया इत्तेफाकन कि अगर हमने 2-4 नाटक नहीं किए दिन में, तो मतलब भूख रहती थी, ऐसा लगता था कि आज कुछ किया नहीं, आज कुछ छूट गया। और हालत ये हो गई थी कि
जिस गली से गुजरते थे तो लोग मुड़ मुड़ के पूछने लगे थे अगला नाटक कहाँ है। तो मतलब एक दिन में 7-8 शो लगातार करना, और उसमें भी ये रहता था कि नए नए टॉपिक पे करना जो चल रहा है। और जब नाटक करते तो कोई डायरेक्टर, मतलब ऐसे कोई डायरेक्टर नहीं होता था। वीके डोभाल जी हमेशा सुपरविजन करते थे, पर वो फ्री छोड़ते थे हम लोगों को। फाइट भी कर रहे हैं, लड़ भी रहे हैं, कहानी बना रहे हैं, उसी में नाटक तैयार कर रहे हैं। वो कहानी तैयार हो गई, फिर उसमें गाने, कुछ लोग हम में ऐसे थे कि जो इंस्ट्रूमेंट बजा लेते थे, ढोलक वगैरह। और एक सुशील नाज यहाँ बहुत पुराने म्यूजिशियन है, वो शामिल रहते थे, वो म्यूज़िक का पार्ट वो देख लेते थे। फिर कुछ लड़की थी जैसे शीतल त्यागी, और आपका ये 3-4 लड़की और थी, अर्चना कालरा, और वो सब शामिल थे। तो ये ग्रुप बन गया। तो ये तो था आपका थिएटर का सब। जी जी, ये मैं उन दिनों की बात कर रहा हूँ जब मेरे ख्याल से मैं 8th या 9th में रहा हूँ। अच्छा। हाँ, फिर ये हुआ कि 9th हमने कर ली। इस्लामिया से मैंने 8वीं, इस्लामिया स्कूल जो है यहाँ का, वहाँ से 8वीं पास की, और 9th में बजोरिया इंटर कॉलेज में एडमिशन ले लिया। और क्योंकि हम यूपी वालों को एक बड़ा वो होता है, क्या कहना चाहिए, फैसिनेशन साइंस पढ़ने का। जी। क्षमता हो या ना हो, सब साइंस पढ़ना चाहते हैं। डॉक्टर इंजीनियर बनना ही बनना। हाँ, मतलब मैंने भी बायोलॉजी ले ली और मैथ्स भी ले लिया, और खुदा का शुक्र है मैं फेल भी हो गया, क्योंकि इधर थिएटर में इतना इन्वॉल्वमेंट वहाँ, और उधर साइंस की पढ़ाई तो थोड़ा तो मुश्किल होती है, उसमें ट्यूशन्स की ज़रूरत भी पड़ती है। फिर मैंने वहाँ से प्राइवेट करना शुरू किया, और ये गवर्नमेंट इंटर कॉलेज है जो नेहरू मार्केट में सहारनपुर में ही है, वहाँ से मैंने 10th का प्राइवेट फॉर्म भरा, हाई स्कूल किया, और वहीं से एक और नई चीज़ सीखने को मिली, फोटोग्राफी शुरू कर दी। एक रानी बाज़ार में एक ही स्टूडियो था जहाँ कलर फोटोग्राफी होती थी, उन्हें ज्वाइन किया, और उनके साथ में फिर वो पहले VHS पे फिल्में बनती थी, तो लाइट पकड़ना और घूमना उनके साथ में, मैं और मेरा कज़न अंबर सलीम, हम ये काम करते थे। और उसके बाद में ये पढ़ाई करते थे, फिर थिएटर भी करते थे। फिर जब 10वीं पास कर ली हम लोगों ने, तो सरदार हमें पूरी तरह से गाइड कर रहे थे। वो एक दिन लेके चले, ऐसे रास्ते में चलते जा रहे थे, उन्होंने कहा कि अच्छा ये डिसाइड कर लो करना क्या है। अब हाई स्कूल पास किया है, ज़्यादा कुछ पता नहीं था, तो उन्होंने कहा चूज़ करो कौन से रास्ते पे जाना। अगर एंटरटेनमेंट में जाना है तो थिएटर है, अगर थिएटर को बढ़ाना है तो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा है, या फिर भारतेंद्र नाट्य अकेडमी लखनऊ में, और अगर फिल्म वगैरह करनी है तो उसके लिए पुणे फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट, या फिर और कोई जगह। फिर एक जगह नज़र आई जामिया में हम लोगों ने एडमिशन किया, उसके BA के लिए ट्राई किया, और 2-3 जगह फॉर्म भरा, और मेरा उसका नंबर आ गया, उसका अंबर का एडमिशन हुआ BSW में, और मेरा 2 जगह नंबर आया, एक उर्दू ऑनर्स और दूसरा था पॉलिटिकल साइंस। तो फिर ये था कि अगर फिल्मों में जाना है या थिएटर में जाना है तो फिर ऐसी पढ़ाई पकड़ो आप, ताकि आप आसानी, तो मुझे लगा लिटरेचर पढ़ने का मौका मिलेगा, और मैंने उर्दू ऑनर्स वहाँ से पकड़ लिया। वो करते करते फिर उर्दू के ज़रिए से रशियन लिटरेचर, आपका इंग्लिश लिटरेचर, वो पढ़ने का मौका मिला, और यहाँ लगातार काम कर ही रहे थे। कुछ इंडिपेंडेंट भी इन्हीं दोस्तों के मतलब मदद से मैं डायरेक्शन भी करने लगा। वीके डोभाल जी ने उसमें बहुत मदद की है। फिर यहाँ पे बहुत सारे रंगकर्मी हैं जो इनडायरेक्ट वे में, चाहे वो अदाकार के जावेद साहब, क्योंकि पहले वो भी इफ्टा में ही काम किया। मतलब ये होता था कि अगर एक कहीं जगह कहीं काम हो रहा है तो सब लोग शामिल हो जाते थे। आज भी है ये हालत, लेकिन पहले ज़्यादा थी। ये शायद हम अब नहीं है, तो हमें नहीं लग रहा कि नहीं, तो ये भी हो सकता है। बहरहाल इन लोगों से सीखा, और सीखते सीखते करते गए। फिर बड़े बड़े प्रोडक्शन भी किए, कभी मैं डायरेक्शन कर रहा हूँ तो कभी अनिल करता था, कभी अंबर करता था। तो जब छुट्टी मिलती थी जामिया से 3 महीने यहाँ आके फुल थिएटर करते थे, बीच बीच में भी आ जाते थे। वहाँ मैंने जामिया में जाके दिल्ली में महसूस किया कि इफ्टा ज्वाइन करूँ, क्योंकि इफ्टा से एक लगाव हो गया था दिल्ली। तो वहाँ और कहीं नज़र नहीं आया, JNU में इफ्टा चल रही थी। अब जामिया से JNU में जाना मतलब 2 घंटे का सफ़र। फिर वहीं मैंने जामिया में शुरू की, इफ्टा जामिया के नाम से, अपने आप ही जो इसके कर्णधार थे उनसे परमिशन वगैरह लेके। और वहाँ फिर बहुत विरोध हुआ। अच्छा, क्योंकि मेरी पढ़ाई इनिशियल बड़ी अलग तरह की थी। मैं जैसे नर्सरी या पहली या इस तरह से नहीं पढ़ा मैंने। तो मेरी पढ़ाई का ये था कि मैं मदरसे में पढ़ता था। जी, मैं वहीं पर आने वाला था। आप हाफिज भी जी हुए, और उसके बाद फिर आपने फिल्म लाइन और थिएटर ज्वाइन किया। तो ये तो बिल्कुल ही एक पूरब से और पश्चिम की ओर जाने वाला सफर था। तो इसमें तो बड़ी मुश्किलात पेश आई होंगी। हाँ, मुश्किलात पेश आई, लेकिन मुझे लगता है कि अगर मैं हाफिज ना होता तो मैं फिल्म में करना होता, ये सच। अच्छा जी, मेरे लिए बहुत बड़ा एक तरह से वरदान है, और मैं फॉर्चुनेट हूँ इसके लिए। मैं इसमें कोई अलग तरीके से उसको अदरवाइज नहीं लेता।
हालांकि बहुत सारे कमेंट, बहुत सारे अलग तरह के एलिगेशन वो आते हैं, नॉर्मल है। क्योंकि मैं बहुत छोटा था तो मैं पढ़ना शुरू किया, और हमारे यहाँ गांव में, मैं क्योंकि गांव में पैदा हुआ था, इस्लाम नगर गांव का नाम है, और सहारनपुर का एक छोटा सा गांव है। वहाँ पढ़ने की ऐसी कोई बहुत ज़्यादा अवेयरनेस नहीं थी, मेरी फैमिली में भी नहीं थी ऑफ कोर्स। एनी हाउ मैं मदरसे में जाने लगा, और एक बहुत मस्जिद में, छोटी सी मस्जिद में एक ब्लाइंड हाफिज थे, वो पढ़ाते थे बच्चों को, और पता नहीं कैसे मेरे अंदर जाग गया, और मैं इतना जाने लगा कि वो आसपास में मशहूर हो गया। होता ना कि ये बच्चा बड़ा पढ़ने वाला है। वहाँ मैंने पढ़ाई शुरू की, उन्होंने मुझे कुछ सिपारे पढ़ाए, कुछ उर्दू की चीज़ें पढ़ाई, ब्लाइंड थे जबकि वो, और लेकिन बहुत शार्प थे। और उसके बाद फिर एक लेवल के बाद लगा कि अब क्या किया जाए। तो मेरे फादर बहुत रिलीजियस आदमी थे, जमात वगैरह से भी जुड़े हुए थे, लेकिन ऑर्थोडॉक्स नहीं थे, ये मैंने महसूस किया। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि इनको क्या करते हैं, किसी दूसरे गांव में भेज देते हैं। तो वहीं एक बराबर में एक गांव और है, खेड़ा पुरान, वहाँ पे एक बड़ा मदरसा था जहाँ पे काफ़ी लोग पढ़ते थे, वहाँ मेरा एडमिशन करा दिया गया। वहाँ मैं 2-3 साल पढ़ा, और वहाँ मैंने हिफ्ज कर लिया। अब फर्दर ये हुआ कि हाफिज तो हो गए, अब आगे भी पढ़ना है। आगे पढ़ने के लिए सहारनपुर की तरफ देखना पड़ा, शहर है जहाँ मज़ाहिर उलूम है, तो वहाँ एडमिशन लेने के लिए गया। उन्होंने कहा एडमिशन तो हम दे देंगे, लेकिन रहने की जगह नहीं है। हाँ, मैं कह रहा था कि एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये हुई कि जब मैं मदरसे में पढ़ रहा था, क्योंकि वो आपने कहा ना कि ये फिल्म मेकर, हाफिज से फिल्म मेकर की जर्नी, तो मुझे याद है दूरदर्शन हुआ करता था उस वक्त में, क्योंकि तो 90s में वाकई सब चैनल वगैरह आए। और दूरदर्शन देखने का इतना शौक था मुझे कि हमारे यहाँ एक सिस्टम है मदरसों में कि जो जितने भी मुदर्रिस होते हैं, यानी टीचर होते हैं, उनके लिए खाने बाकायदा जो आसपास के लोग हैं वो देते हैं, वो बना के। तो एक टिफ़िन दिया जाता है हर बच्चे को कि आप वहाँ जाओ इस वक्त में, और वो खाना लेके आ जाओ। अब जिस दिन हम लोग, मैं और एक मेरा दोस्त था, हम चूज़ किया करते थे सिर्फ इतवार, और उस वक्त में इतवार को फिल्म आया करती थी। अच्छा। हाँ, तो हम जानबूझ के वो देखते थे कौन से घर में टेलीविज़न होगा, कहाँ से खाना लाना है, और इतवार का दिन होना चाहिए, शाम के वक्त, मतलब मगरिब के कह लीजिए, मतलब 6-7 बजे के आसपास। और हम वो टिफ़िन लेके जाते थे। अब वहाँ टिफ़िन रख दिया और बाकायदा टेलीविज़न देखना शुरू किया। फिल्म ख़त्म हुई, टिफ़िन उठाया, बाहर आए। कई बार ये भी हुआ कि किसी ने जाके शिकायत कर दी कि साहब वो तो टीवी देख रहे हैं। उसके बाद आगे फिर वो सज़ा। अब वो मौलाना भी बेचारे इतने मतलब पता नहीं, वो शायद इसलिए थे कि गलती से हम पढ़ाई में तेज़ थे, मतलब बाकी लोग जो 2 घंटे में करते थे, हम दोनों का कंपटीशन था। जाकिर नाम था उस लड़के का, वो और मैं, हम आधे घंटे में याद वाद करके सब सुना देते थे। और ये कंपटीशन बहुत दिन तक चला, और इसका एक नतीजा ये हुआ कि 1.5 साल में हम दोनों ने हिफ्ज़ पूरा कर लिया। तो कुरान में 30 सिपारे होते हैं, और 30 के 30 हमने हिफ्ज़ कर लिए लोग। इस कंपटीशन का ये नतीजा निकला। तो वो भी मौलाना ज़्यादा पीटते नहीं थे, वो कहते थे अच्छा यार अब सज़ा तो देनी पड़ेगी, तुम हरकत करके आए हुए। तो दीवार में छड़ी मारते थे, वो कहते चिल्लाओ, ताकि बाकी बच्चों को ये ना लगे कि सज़ा नहीं दी है। तो इस तरह का कई एटमॉस्फेयर हुए, और हम लोगों का एक ग्रुप बन गया था मदरसे में ही। हर फ्राइडे में नई फिल्म रिलीज़ होती थी, तो उसके लिए बाकायदा ढूंढते रहते थे कैसे जाएं। चुपचाप वहाँ से निकलते थे एक एक करके, और बाहर आके आउटर में गांव के बस में बैठते थे, और फिर सहारनपुर आके टिकट लेके अपना फिल्म देखते थे। 3 घंटे की फिल्म, और तकरीबन नमाज के पूरे प्रोसेस में 2-3 घंटे निकल जाते हैं जुमे की। वापस जाते थे तो पूछते थे कहाँ थे, हम तो कुर्सी वाली मस्जिद में नमाज पढ़ के आए आज। अब वो कुर्सी वाली तो आप समझ ही सकते हैं। तो ये मैं ये सारी चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ कि ये हरकतें शुरू से कहीं ना कहीं रही हैं। अभी अच्छी हैं कि बुरी हैं ये तो मुझे नहीं मालूम, पर ये सब हुआ है। और फिर यहाँ जैसे मैंने कहा कि वो जर्नी होते होते यहाँ सरदार उनके घर तक पहुँची, और फिर वहाँ एक फैमिली बॉन्डिंग हो गई। और फिर उन्होंने जिस तरह से गाइड किया कि भाई आपने जो रिलीजियस एजुकेशन पढ़ रहे हैं आप वो पढ़िए, उन्होंने कभी डिनाई नहीं किया किसी चीज़ को। और ये उनकी क्वालिटी थी। वो अगर आप उनके खिलाफ भी कभी बोल रहे हैं तो वो कभी उसको अदरवाइज नहीं लेते थे, आपको स्पेस देते थे। आप डिसाइड कर लीजिए ये है कौन सी चीज़ें आपको लेनी है। और फिर जैसे मैंने कहा था कि 9th क्लास में कर रहा था, हम लोग कर रहे थे, और उन्होंने कहा कि आप डिसाइड कर लीजिए क्या करना है। और वही हम लोगों ने डिसाइड किया कि एंटरटेनमेंट में ही जाना है, चाहे वो थिएटर हो चाहे वो फिल्म हो। और फिर जामिया में एडमिशन हो गया। वहाँ एक ऑप्शन और खुला। जामिया आई थिंक पहली और अकेली यूनिवर्सिटी ऐसी है जहाँ फिल्म पढ़ाई जाती है जी, ऑल ओवर इंडिया और कहीं नहीं है। टीवी बहुत जगह पढ़ाया जाता है, कैमरे भी टीवी के मिलेंगे आपको, लेकिन फिल्म ख़ास तौर से सिर्फ जामिया में या फिर
टेलीविज़न इंस्टीट्यूट पुणे, वहाँ पे। तो ये एक अपॉर्चुनिटी थी कि इधर दिस और दैट, या तो वहाँ जाएं या फिर यहाँ एडमिशन ले, कि एडमिशन होना चाहिए। और उसके लिए फिर मैंने बीए किया, फिर एमए किया और साथ साथ में थिएटर शुरू कर दिया। अब इत्तेफाक देखिए कि थिएटर भी मैं कौन सा कर रहा था जो कहीं ना कहीं लेफ्ट को बिलोंग करता है या जो आम आदमी को बिलोंग करता है। मतलब सवाल थे वो थिएटर के जरिए से हों, गाने समाजवाद को कहना कि भाई इंसानियत के लिए काम करो। तो उसमें कुछ लोगों को वहाँ प्रॉब्लम होने लगी और फिर एक लंबा संघर्ष वहाँ चला कि भाई उनका कहना ये था कि जामिया में प्रॉब्लम होने लगी। जी बिल्कुल, क्योंकि उनका कहना ये था कि भाई यहाँ स्टूडेंट पढ़ने के लिए आते हैं, आप ये सब मत करो। मेरा कहना ये था कि पढ़ाई ही ये है, सवाल करना। आप भी अगर आप चाहे पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हो, चाहे आप नॉर्मल बीए कर रहे हो, तो आप करना क्या चाहते हैं, एग्जाम किस लिए लेते हैं। और दूसरा ये कि कहीं ना कहीं मेरे अंदर ये चीज़ पैदा हो गई थी या कर दी गई थी कि आर्ट से जो आपका सोचने का तरीका है वो कहीं ना कहीं बहुत ओपन हो जाता है। बिल्कुल। फिर मेरा एमए में एडमिशन हो गया और मैंने मास कम्युनिकेशन ज्वाइन कर लिया, कंप्लीट हो गया। फिर इत्तेफाक ये हुआ कि जैसे आप बता रहे थे ना कि वहाँ फिल्म की ट्रेनिंग मुझे मिली, और फिल्म की ट्रेनिंग में ये हुआ कि 20 लोग थे और 20 अलग थे, कोई आसाम से, कोई बंगाल से, बिहार, पंजाब, हरियाणा, एक आना ही था। और उन सब में क्वालिटी ये थी कि वो अपने एक फील्ड में माहिर थे। कोई पेंटर बहुत अच्छा था, कोई राइटर बहुत अच्छा था, कोई सिंगर बहुत अच्छा था, कोई पोस्टर बहुत अच्छा बनाता था, कोई ओरली बोलता बहुत अच्छा था। तो ये क्वालिटी, तो उस क्वालिटी ने क्या हुआ कि वो 20 लोग जो है उनके अंदर एक कमाल की ये कहना चाहिए कि आपस में एक बॉन्डिंग बनी और बहुत अच्छा सबने काम किया। आज भी सब काम कर रहे हैं, मतलब उन्हीं में से कई मेरे क्लासमेट हैं जो BBC, CNN बड़े अच्छी जगहों पे पोस्ट पे काम कर रहे हैं। और मैंने टेलीविज़न का रास्ता नहीं चुना, मैंने वही फिल्म करनी थी। और फिर मुझे इत्तेफाक हुआ मुजफ्फर अली साहब के साथ काम करने का, और वहीं पास आउट होते ही वो एक सीरियल बना रहे थे उस वक्त में उर्दू के जो क्लासिकल पोइट्स हैं, मतलब मीर, गालिब, नज़ीर से और कैफी तक एक एक एपिसोड बनाना था उनको और फिक्शन बनाना था। उसमें मैं उनका फर्स्ट एडी रहा और वो काम किया। वो कमाल का एक्सपीरियंस मेरे लिए रहा, क्योंकि मुजफ्फर अली अपने आप में एक बहुत बड़ा नाम के साथ में वो पेंटर भी हैं, वो डिज़ाइनर भी हैं, वो फिल्म मेकर भी हैं, तो ये क्वालिटी पोएट भी हैं। तो ये क्वालिटीज़ एक साथ आपको मिल रही हैं तो काम में अपने आप एक ग्रेस आ जाता है, एक लेवल आ जाता है। वो उनके साथ 2-2.5 साल तक मैं उनको असिस्ट करता रहा। उन्होंने एक फिल्म बनाई लाल बहादुर शास्त्री की बायोग्राफी, उसमें काम किया। और फिर वहीं काम करते करते मुझे एक फिल्म मुंबई की मिल गई। उसके अलावा भी बहुत सारा कॉर्पोरेट का काम किया, डॉक्यूमेंट्रीज बनाई, ये सब मैं इंडिपेंडेंटली दिल्ली में काम कर रहा था। थिएटर भी साइमल्टेनियसली चल रहा था। पर चूंकि आपको अगर बड़े काम करने पड़े, मतलब और बड़े स्केल पे आपको चीज़ें कहनी है, तो मुझे लगा फिल्म बहुत बढ़िया जरिया हो सकता है। और वहाँ से फिर हम 2009 में मुंबई शिफ्ट हो गए। और मुंबई शिफ्ट होने का एक नया, क्योंकि अब नया शहर है, नई जगह है, नया स्ट्रगल है, नए लोग हैं और जीरो से आपको शुरू करना है। हालांकि मैं 2-3 फिल्में दिल्ली में रहते रहते लोगों को असिस्ट कर चुका था। अच्छा, ये जो मुंबई जाने का सफर था आपका जी, और यहाँ से जो हाफिज से सफर आपका शुरू हुआ और अब तक, जी जी जी, किसी ने आपको राजनीति में जाने की सलाह नहीं दी? राजनीति मुझे लगता नहीं, सिर्फ ये बताइए क्या राजनीति में जाने की सलाह दी या नहीं दी? किसी ने नहीं, हजारों ने दी जी, बिल्कुल दी होगी, क्योंकि जो तकरीर आपकी है जी, उसमें तो माहिर हैं आप। वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, जितने भी दुनिया में रिलीजियस पढ़ाई करके लोग आए हैं उनकी तकरीर कमाल की है, इसीलिए आपको अट्रैक्ट करते हैं। जी बिल्कुल, तो ये आप समझिए। तो मैं वही कह रहा हूँ, फिर तो आपको राजनीति में भी अपना हस्तक्षेप जरूर करना चाहिए। नहीं, मुझे लगता है कि सिर्फ तकरीर की वजह से राजनीति में नहीं जाना चाहिए, लेकिन अगर आपके पास कोई ऐसा एम है जिसमें आप सोसाइटी के लिए, समाज के लिए, अपने लिए कुछ बेहतर करना चाहते हैं और आपको लगता है कि राजनीति में जाके वो हो सकता है, तो बिल्कुल जाना चाहिए। नहीं, ये तो एक अंतर्मन की बात होगी कि भी हमारे पास अगर कुछ है तो हम तभी हमें वो प्रोफेशन लेना चाहिए। जैसे आपने कहा था कि भी एक ट्रेंड होता है कि भाई साइंस ले लो, डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ। जब तक आपके अंदर नहीं है तो आप वो नहीं बनेंगे और बनना भी नहीं चाहिए, फिर उस तक जाना भी नहीं चाहिए। लेकिन जो एक आपकी तकरीर करने की क्षमता है, उससे कहीं ना कहीं लगता है कि अगर आप राजनीति में होते तो वहां भी बहुत फिट होते। मुझे लगता है मेरी तकरीर करने की जो क्षमता है उसको मैं तब्दील करके अगर फिल्म मेकिंग में ले आऊँ तो वो ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगी, क्योंकि मैं आर्टिस्ट हूँ और मुझे आर्ट पसंद है। मैं आर्ट के ज़रिए से ही अपनी बात कहना चाहता हूँ। नहीं, लेकिन फिल्म मेकिंग में तो आपकी जो पसंद है और जो आपका स्पेसिफिकेशन है वो फिल्म मेकिंग में है। तो अगर अभिनय आप कर रहे हैं तब तो फिर बहुत अच्छा काम करेगी तकरीर। नहीं, मेरे थॉट्स, मेरा प्रोसेस, मेरा तरीका, मुझे जो बात कहनी है
वो मैं एज फिल्म मेकर कहूँगा। आर्टिस्ट तो वही कहेंगे जो मैं कहलवाऊँगा, तो वहाँ फिर मैं लिमिटेड हो जाता हूँ। अगर मैं एज एन एक्टर काम करता हूँ तो मुझे कई जगह ऐसी जगह भी काम करना पड़ेगा जो शायद मैं नहीं कहना चाहता, क्योंकि वो कहानीकार जिसने कहानी लिखी है वो कहना चाहता है। पर एज फिल्म मेकर में वो कहानी ये चुनूंगा, चाहे आपकी हो या मेरी हो, जो मैं कहना चाहता हूँ, जो मुझे लगता है कहनी चाहिए, तो उसमें ज़्यादा स्पेस है मेरे लिए। अच्छा, एज अ फिल्म मेकर आपने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक फिल्म बनाई जी, आकर के, जिसमें सहारनपुर और आसपास आपने काम किया, कैसा अनुभव रहा वो आपका? वो मेरे लिए कमाल का अनुभव है। कमाल का अनुभव इसलिए है कि ये भी एक तरह का एक्सपेरिमेंट ही था। मतलब बहुत से लोगों को शायद वो लगा होगा अजीब, क्योंकि हर आदमी का अपना तरीका है काम करने का। मेरे लिए नया अनुभव ये था कि मेरे पास पैसे नहीं थे, मेरे पास चीज़ें नहीं थी, मेरे पास कुछ भी नहीं था। मेरे पास एक जज्बा था, एक कहानी थी जिसे कहना चाह रहा था। और उससे पहले मैंने बहुत, क्योंकि थोड़ा काम कर चुका था लोगों के साथ में, अंदाज़ा हो गया था। और यकीन मानिए मैं राम गोपाल वर्मा से बहुत ज़्यादा प्रभावित था, क्योंकि उस आदमी ने आधी इंडस्ट्री खड़ी की है मेरे हिसाब से। लोग उससे डिसएग्री कर सकते हैं। राम गोपाल वर्मा की आग बनाने से के बाद भी आप प्रभावित हैं उनसे? 100%। मैं अभी तक प्रभावित हूँ उनसे, क्योंकि देखिए एक आदमी अच्छे और बुरे दोनों तरह के काम करता है। ये हुआ है राम गोपाल वर्मा के साथ में, हालांकि हमारा टॉपिक राम गोपाल वर्मा नहीं जी लेकिन राम गोपाल वर्मा के साथ में ये हुआ है कि वो टेक्निक में एक टाइम के बाद फंस गए और कहानी पे थोड़ा कम ध्यान देना शुरू किया, इसलिए आग का कुछ और बन गया। अगर वो उसी तरह से काम करते रहते तो आज भी वो, मतलब उस लेवल का फिल्म मेकर मैं किसी को नहीं मानता आज भी, क्योंकि उनका जो तरीका है काम करने का, नए लोगों के साथ में, नए एक्सपेरिमेंट, नई टेक्निक के साथ में काम करना, ये इंडस्ट्री में, खासतौर से हिंदी इंडस्ट्री में मुश्किल काम है और बहुत मुश्किल काम है। क्योंकि हमारे यहाँ फिल्म बनाने में पैसा लगता है और पैसा वापस लाने में स्टार बहुत हेल्प करते हैं, क्योंकि लोग स्टार्स को देखने जाते हैं तो सारी चीज़ें देखते हैं। पर उस आदमी ने कभी स्टार्स को फॉलो नहीं किया, स्टार बनाए ज़रूर हैं। तो ये कहीं ना कहीं प्रभाव मेरे ऊपर रहा। और मैंने कहानी लिखी तो फिर जो आसपास के दोस्त थे, जो थिएटर वाले थे, उन सबसे मदद ली। सहारनपुर में भी जो थिएटर कर रहे थे उनसे मदद ली और उन सब ने मदद की और फिल्म बन गई। और फिल्म में मैंने करंट टॉपिक पे बनाई, जो उस वक्त मॉब लिंचिंग और ये सब चल रहा था। हाँ, हो सकता है टेक्निकली बहुत अच्छी फिल्म ना बनी हो, लेकिन मैं जो कहना चाह रहा था, मेरा जो मकसद था, आई थिंक वो पूरा हुआ। और उस वक्त में डिजिटल भी इतना मतलब 2-3 साल पहले, तो अभी तो बहुत सारे OTT प्लेटफॉर्म आ गए हैं, आसान हो गया फिल्म रिलीज करना। उस वक्त में इतना नहीं था, तो एक चैलेंज भी था मेरे लिए, क्योंकि फिल्म बनाना और फिल्म बना के फिर उसको रिलीज करना और लोगों तक पहुंचाना। तो वो कितना हो पाया ये नहीं पता, पर वो चैलेंज लिया। पर उसमें मैं अकेला नहीं था, उसमें वो थिएटर की पूरी टीम, जो मैंने मुंबई में शुरू किया कबीरा के नाम से थिएटर, वो और प्लस सहारनपुर के जो थिएटर के लोग थे और भी दिल्ली के कुछ लोग थे, उन सब ने मदद की और उन सब की मदद से एक टीम बनी और उस टीम से वो फिल्म बन गई। शाहिद जी, आपके ऊपर एक युवा लेखक की कहानी चुराने का आरोप है, तो ये तो खुशी की बात है। कैसे? मुझे पहली मर्तबा मुझे पता चल रहा है कि मैंने युवा लेखक की कहानी चुरा ली। पहली बात तो उस युवा को खुश होना चाहिए कि चुरा के फिल्म बना दी। नहीं तो सत्यता है इसमें या क्या कहानी है? पता नहीं, मुझे यकीनन मुझे इस तरह का कुछ अंदाजा है नहीं। और अगर किसी के साथ ऐसा हुआ भी है तो वो आके मुझसे बात करनी चाहिए, कौन सी कहानी है, कब चुराई है, क्या हुआ है, कैसे हुआ है। मतलब ना आप इसको नकारते हैं ना इसको स्वीकारते हैं, क्योंकि आपका कहना है कि भाई मुझे इल्म ही नहीं है इस बात का। मुझे इल्म नहीं है तो उस पर क्या स्टेटमेंट दूंगा मैं। बिल्कुल। और अगर किसी के साथ ऐसा हुआ है, हो सकता है हुआ हो या नहीं हुआ है, क्योंकि जब तक आप मुझसे बात नहीं करेंगे कौन सी कहानी है, किसकी कहानी है, कब चुराई है, तो मैं उस पर क्या जवाब दूंगा। यानी कम्युनिकेशन ही नहीं है तो फिर हाँ। कोई बात हो ही नहीं अगर सकती। किसी को शिकायत है तो कम से कम आके बताना तो चाहिए, किसी और के जरिए ही सही, बताएं तो सही। आज बॉलीवुड विभिन्न विवादों में घिरा हुआ है जी। और एक साथ 2-3 विवाद उठ करके सामने आते हैं। नेपोटिज्म, ड्रग्स, कास्टिंग काउच, मी टू। तो आपका स्टेक क्या है इन सभी विषयों पर? मेरा स्टेक ये है बहुत ही सिंपल सा कि हर इंडस्ट्री में अच्छे और बुरे हर तरह के लोग होते हैं, हमारी इंडस्ट्री में भी हैं। लेकिन जिस तरह से मीडिया ने इसको हाइप करके जो माहौल बना रखा है कि बहुत सारे लोग इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हो के मतलब भूखे मरने की कगार पे हैं। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ।
जैसे अभी चाहे सुशांत सिंह का केस हो, मुझे पूरी सिंपैथी है उसके साथ में, उसके साथ आपसे प्रश्न पूछने का मतलब ही यही है शाही जी कि इस सत्यता के बारे में, क्योंकि आप वहाँ के उस पॉन्ड की एक मछली हैं जी, तो आप ज्यादा अच्छी तरह से बता सकते हैं बनिस्बत की जो चैनल्स पर जनता देखती है। जी जी जी, मतलब एक किसी भी प्रोजेक्ट में 100-150 लोग बल्कि ज्यादा ही काम करते हैं। उसमें सिर्फ एक्टर नहीं होते, एक्टर एक छोटा सा पार्ट है फिल्म का, जो 10 दिन में, 15 दिन में, महीने में शूटिंग करके चले जाते हैं। बाकी प्रोसेस में 100 लोग लगे हुए होते हैं। अब अगर एक्टर को लेके आप कोई भी एलिगेशन या किसी भी तरह की चीजें करेंगे तो जो पैसा लगाने वाले लोग हैं उन सब ने हाथ खींच लिए, क्योंकि कोई भी इस तरह की सिचुएशन में नहीं पड़ना चाहता। मान लीजिए मैं प्रोड्यूसर हूँ, आप एक्टर हैं, मैंने आपको साइन कर लिया और वो जो चल रहा है मीडिया में, जिस तरह से ट्रायल हो रहे हैं, आपने ड्रग्स ली है, आपने मी टू कर दिया है, आपने ये किया है, और आप उसमें कहीं ना कहीं झूठ या सच आप उसमें शामिल हो गए। मुझे तो टाइम पे प्रोजेक्ट शुरू करना था, तो मेरा पैसा भी डूबेगा और जब मैं हाथ खींच लूंगा उन 100 लोगों का नुकसान होगा। ये मार है, ऊपर से कोरोना की आपको पता ही है कि पूरी दुनिया में मार है, तो हमारे यहाँ भी है। तो 2 तरह से आर्टिस्ट मर रहे हैं। मेरा कहना यह है कि सुशांत ने जो कुछ किया है या उसके साथ हुआ है वो एक तरीका है, हमारे यहाँ लॉ एंड ऑर्डर है, उसको दो, सिस्टम में जो कुछ सच्चाई है उसे बता दो। उसमें इतने हंगामे या इतने चीजें करने की कहाँ जरूरत है। ये सब मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि इसमें सियासत ज्यादा हो रही है बनिस्बत इसके कि सच्चाई सामने निकल के आए, क्योंकि हादसे तो हर जगह होते हैं। और रही मी टू, या हम उस दुनिया में नहीं जी रहे हैं अभी कि आप मेरे साथ कुछ भी कर लोगे और मैं इतना मतलब सहमा हुआ हूं कि मैं कुछ कह नहीं पाऊंगा। कहीं ना कहीं अगर करने वाले दोषी हैं तो मैं भी दोषी हूं, क्योंकि मुझे वो फायदा चाहिए था और उस वक्त मैंने मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें हुई ना कि आवाज नहीं उठाई, आवाज क्यों उठाई है, ये कोई मसले नहीं है असल में इनको सब। और खास तौर से मैं जानबूझ के ये कह रहा हूँ, हमारी सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए, क्योंकि बहुत सारा टैक्स वहां से जनरेट होता है और टैक्स तभी जनरेट होगा जब वहां काम होगा। इन चीजों से, इस तरह की न्यूज से, इस तरह के जो भी चल रहा है मीडिया में, इससे बहुत पूरा काम रुका पड़ा है, लोग भूखे मरने के कगार पे हैं। तो वो भी हमारी एक प्रजा है जिसको ध्यान देना चाहिए, और वहां से आप अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, उसको आप मतलब आर्टिस्ट को उतनी वैल्यू नहीं दे रहे हैं। चंद लोगों ने अगर किया भी है तो उसकी वजह से वो सारे सफर हो रहे हैं। तो इन शॉर्ट जितना कुछ दिखाया जा रहा है उतना नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नहीं है, लेकिन उसको दूसरे तरीके से भी टैकल किया जा सकता है। सॉफ्ट चीजों पे प्रहार करके आप हर वक्त मीडिया में वही दिखाना चाहते हैं। अब हो ये रहा है कि हर आदमी को लगता है कि दुनिया की सबसे खराब जगह, दुनिया की सबसे गंदी जगह अगर है वो इंडस्ट्री है। रेप वहां होते हैं, आपका ड्रग वहां लेते हैं लोग, सारी चीजें वहीं हो रही है, ऐसा तो नहीं है। और ड्रग लेने की सिचुएशन जो है वो पैदा कैसे हो रही, कहां से आ रही है, ये भी सरकार की जिम्मेदारी है। तो बड़े जो रैकेट्स हैं उनको पकड़ें, चाहे वो बॉलीवुड में हो चाहे वो बाहर हो, उनके ऊपर कार्रवाई हो और इस तरह की हरकतें ना हो, ज्यादा अच्छा है। लेकिन लोग भूख से मरने लगे हैं। अभी आपने कहा कि हंगामा नहीं खड़ा करना चाहिए, और बल्कि एक प्लेटफॉर्म पर तो वो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि तस्वीर बदलनी चाहिए। और वो चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं कि वे तस्वीर बदलनी चाहिए, मैं हंगामा इसलिए नहीं खड़ा कर रहा हूँ। तो ये तो बड़ी कमाल की बात है कि मैं हंगामा कर करके कह रहा हूँ कि हंगामा नहीं करूंगा। अब इस पे देखिए क्या है, आप समझिए जितने भी मीडिया है खासतौर से हिंदुस्तान में, हालांकि पूरे वर्ल्ड का यही हाल है, वो आज के दौर में कॉर्पोरेट के हाथों काम करता है। कॉर्पोरेट जब काम करता है वो सिर्फ 2 ही चीजें देखता है, बेनिफिट और उसका नुकसान। तो आप उनसे क्या उम्मीद करेंगे? आपके ग्राउंड रियलिटीज के इशू लेके आएंगे वो आपके सामने, आपको गांव या छोटे कस्बों की चीजें दिखाएंगे वो टाइम बीइंग, थोड़ा बहुत, ताकि आपको ना लगे, क्योंकि आम आदमी को बेवकूफ बनाना बड़े अच्छे तरीके से वो जानते हैं, वो उन्हें यही ट्रेनिंग मिलती है, हुनर। अब बताइए जितने भी टेलीविजन के जितने भी शोज होते हैं, चाहे वो रियलिटी शोज हो चाहे आपकी न्यूज के शोज हो, एक शो आप बताइए जो ग्राउंड पे जाके तैयार किया गया हो, सब तो स्टूडियो में तैयार हो रहे हैं, आपके जहन की खुराफात है, उस खुराफात को आप दिखाते हैं। आम आदमी को उतना टाइम नहीं है, वो सुबह से शाम तक अपनी रोजी रोटी में लगा हुआ है, जब टीवी खोलता है तो उसे जो दिखाई देता है उसे लगता है वही सच है। ये किसकी जिम्मेदारी है?
हमारे हिंदुस्तान का मीडिया बहुत कमजोर पड़ चुका है इस मामले में। वो सिर्फ और सिर्फ टीआरपी और पैसे के लिए काम कर रहा है। जिस दिन वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझेगा, ना इंडस्ट्री में हंगामा होगा, ना कहीं आपको ड्रगिस्ट नजर आएंगे, कानून अपने तरीके से काम करेगा। हम अभी क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, पार्टी पार्टी खेल रहे हैं, पॉलिटिक्स खेल रहे हैं। तू इसकी तरफ है, मैं इसकी तरफ हूँ, ये मेरी तरफ है, ये इसकी तरफ है, ये सब हो रहा है। आम आदमी को इससे कोई ज्यादा सरोकार नहीं है, वो तो सिर्फ टीवी देख रहा है। इससे सिर्फ और सिर्फ जो रोजगार के जितने भी हमारे वसाइल हैं वो प्रभावित हो रहे हैं, और वो प्रभावित होने से गरीबी बढ़ेगी, बेरोजगारी बढ़ेगी। आई थिंक मुझे लगता है इसमें सरकार को भी आगे आगे थोड़ा कुछ तो कदम उठाना चाहिए, ये मेरा मानना है। चलिए, हम आपके एक जो पैशन है आपका उसकी तरफ आते हैं जी। थिएटर में आपने किस किस बड़े नाम के साथ काम किया? थिएटर में मैंने जैसे कहा था कि सतीश आनंद बहुत बड़ा नाम है, उनके साथ काम किया। वागीश कुमार, हेमा सिंह, ये सब एनएसडी के बड़े दिग्गज लोग हैं, इनके साथ काम किया। सुरेश काला, विकी डोभाल तो खैर हमारे गुरु हैं। उसके बाद फिर रति पार्थलियो, ये योगेश निगम, जुगल किशोर। किसी से कोई खास चीज जो सीखी हो आपने? सबसे कुछ ना कुछ सीखा, सबने कुछ ना कुछ दिया ही आपको। मतलब सबसे ऐसी बॉन्डिंग रही है आज तक है। कुछ चले गए, मतलब अनफॉर्चुनेट है हम इसके लिए। कुछ जो लोग हैं उनसे आज भी संपर्क है, क्योंकि वो गुरु भाव हमेशा रहेगा। और आज भी जब कहीं फंसते हैं या कहीं लगता है कि कुछ बात करनी चाहिए, कुछ सीखना चाहिए, आज भी बात करते हैं। लेकिन आज जो हिंदी रंगमंच है वो कहीं ना कहीं थोड़ी दयनीय स्थिति में है। इसके क्या कारण है? अगर आपको नहीं लगता है तो क्यों ऐसा है कि हाँ अच्छी स्थिति में आप मानते हैं, या छोटे शहरों में है ये दयनीय स्थिति में, क्या है? नहीं, मैं दयनीय स्थिति में नहीं मानता। हाँ, अप एंड डाउन चलते रहते हैं। दो वजह मुझे लगती है खास तौर से। एक तो जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उनको अपने अपने स्टेट्स में पारदर्शिता के साथ में, ये नहीं है कि आपके निकट कौन है, कौन काम कर रहा है, नहीं कर रहा है, नहीं देखा, बस एक फंड बनाया और दे दिया। उन्हें देखना पड़ेगा कि सच में काम कौन कर रहा है, उनको बढ़ावा देना सही से। थिएटर अपनी जगह ले लेगा। दूसरा, जो काम कर रहे हैं लोग, उन्हें भी प्रोफेशनलिज्म के साथ में अच्छी क्वालिटी वाला थिएटर लोगों को देना पड़ेगा। ठीक, तो दोनों की जिम्मेदारी है। कहीं कहीं हम ये चूक कर जाते हैं, कहीं करने वाले चूक करते हैं और कहीं देने वाले चूक करते हैं। तो इसी वजह से आज भी मतलब खास तौर से हिंदी रंगमंच, उसकी कंडीशन है कि उसके आर्टिस्ट को आज भी बताना पड़ता है कि मैं थिएटर में एक्टिंग करता हूँ, क्योंकि हमने उसे उस मकाम तक नहीं पहुंचाया, क्वालिटी वाइज भी और पैसे के हिसाब से भी। जिस दिन ये दोनों कॉम्बिनेशन मिल गए तो मुझे नहीं लगता आपको फिल्मों में जाने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इस लेवल पे काम कर रहे हैं। मतलब मुंबई में, वहां तो फिल्में मशहूर हैं। फिरोज खान एक शो करते हैं एक साल में, लेकिन ऐसा करते हैं कि वो मेमोरेबल हो जाता है। कोई तो वजह होगी। तो इसका मतलब क्या है कि क्वालिटी वर्क करती है। हाँ, ऑफ कोर्स पैसा चाहिए, सपोर्ट भी चाहिए, वो सब हो रहा है। ऐसे ही कई लोग हैं दिल्ली में भी जो इस तरह से करते हैं। तो जाहिर सहारनपुर में भी बहुत थिएटर हो रहा है। मैं तो पैदावार ही सहारनपुर की हूँ, तो अगर वहाँ थिएटर ना होता तो मेरे जैसे लोग कैसे निकल के आते? नहीं, लेकिन छोटे शहरों में जो मीन्स जुटाने हैं वो बहुत मुश्किल होते हैं, क्योंकि फाइनेंसिस की बहुत बड़ी प्रॉब्लम रहती है। आपको स्पॉन्सरशिप की तरफ ही देखना पड़ता है। सर, दोनों चीजें हैं, मुश्किल भी है और आसान भी है। जो नए बिगनर हैं उनके लिए बहुत सारी चीजें इसलिए जुट जाती हैं कि साहब मेरे 10 जानने वाले हैं, तो इनसे करके वो इनसे करके ही है। हाँ, मैं उसी के बारे में बात कर रहा हूँ कि ये इनसे करके ही तो गलत है। लेकिन ये मीन्स बड़े शहरों में नहीं है, वहाँ लोग तरसते हैं ये करने के लिए। तो इसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एस्पेक्ट हैं, आप दोनों तरीके से ले सकते हैं। इसीलिए मैंने कहा है कि जब स्टेट गवर्नमेंट्स अपने अपने स्टेट्स पे ध्यान दे के कल्चरल वैल्यूज को जहन में रखते हुए इस तरह की यूनिट्स को सपोर्ट करना शुरू कर देंगी, वो गाँव और शहरों तक पहुंचेंगी। जैसे हमारे फॉर एग्जांपल मनरेगा, I'm not saying किसने शुरू की थी, कौन चला रहा है, वो पॉलिटिक्स, लेकिन आज पहुंची हुई है, सब जगह हर जगह पहुंची है। या आंगनबाड़ी हर जगह पहुंची है। वो कितना हो रहा है कितना नहीं हो रहा है एक अलग चीज है। तो कल्चरल लेवल पे हम लोग क्यों पीछे रह जाते हैं? हमारा जो नजरिया है देखने का, वो क्यों नहीं ऐसा हो पाता है कि हमारे यहाँ तो फोक इतने अच्छे हैं। मतलब मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूं, हमारे यहाँ एक नौटंकी बड़ा मशहूर था, क्यों लुप्त होता जा रहा है? मैंने अभी कुछ दिन पहले एक छोटी सी रिसर्च की। मुजफ्फरनगर में कुछ लोग रहते हैं, वो
रिलीजन के एतबार से मुसलमान हैं, लेकिन नौटंकी करते थे, उन्होंने करना छोड़ दिया। तो मैंने पूछा क्यों छोड़ा? केरल का गवर्नमेंट का कोई सपोर्ट नहीं मिलता, और जो रिलीजियस लोग लेके हैं वो ये कहते हैं कि ये करना गुनाह है, तो कैसे करें? तो ये चीजें लुप्त हो रही है, इनको नहीं मरना चाहिए। यहीं से तो आर्टिस्ट निकलते हैं असल में। रागनी बड़ी मशहूर है फोक में, वो कहीं आपको सुनने को अब नहीं मिलेगी, हालांकि वो अलग बात है, इक्का दुक्का कहीं मिल जाएंगे। तो हमारे यहाँ बहुत सारी चीजें हैं स्टेट लेवल पे, छोटे शहरों में, गाँवों में, जो लुप्त होती है। कहानी है, मुझे अच्छी तरह से याद है कि जब हम कहानी बहुत छोटे थे बहुत, तो हमारे गांव में एक चौपाल हुआ करती थी, और वहाँ एक साहब थे जो सिर्फ इसीलिए मशहूर थे कि वो रात को कहानी सुनाते थे, तो 2.5 घंटे की कहानी हो जाती थी और लोग चिपक के सुनते थे उसको। आज मैं देख रहा हूँ वो गाँव ही शहर हो गया, तो वो है ही नहीं, क्योंकि वो सब चीज तो टेलीविजन और ये सब भी खा गए हैं, और इंटरनेट ने आकर के तो ये सारी चीजें बिल्कुल ही पीछे कर दी हैं। तो मतलब हमारे वहाँ भी एडवांसनेस आनी चाहिए थी ना हमारे यहाँ। बिल्कुल वही हाल है ना कि फार्मिंग में हम नए नए एक्सपेरिमेंट कर ही नहीं। आप ये बताइए पूरे हिंदुस्तान में कौन अपने बेटे को फार्मर बनाना चाहता है? कोई भी नहीं। पर इंजीनियर, डॉक्टर, वकील सबको बनाना चाहते हैं। तो अगर हम उस फील्ड में इनोवेटिवली कुछ इजाद करते, कुछ बढ़िया करते, लोग उससे अट्रैक्ट होते, तो यही हाल कल्चर का है। मेरा कहना यह है कि पूरे अटेंशन की जरूरत है जो नहीं दी जा रही है, और वो हर तरीके से है। एक बार अटेंशन होगी, नई चीजें पैदा होंगी, तो आप जाहिर सी बात है आप रागनी गाना चाहेंगे अगर आप, क्योंकि बेसिक तो चाहिए ना आपको काम करने के लिए, बेसिक चाहिए। आप चीजों से बेसिक जोड़ दीजिए, एजुकेशन जोड़ दीजिए, उसमें नई चीजें जोड़ दीजिए, लोग जुड़ जाएंगे। हम उधर ध्यान नहीं दे रहे हैं, जिस दिन ध्यान देंगे अच्छा हो जाएगा। आपके ऊपर एक आरोप है कि आप सोशल नहीं है, बॉम्बे में आपका कोई सर्कल नहीं है, और जो पुराने दोस्त लोग हैं उनसे भी बहुत ज्यादा आप मिलना जुलना नहीं रखते। कितनी सत्यता है इस बात में? पता नहीं, ये तो लोग ही बताएंगे। वैसे सोशल होना क्या होता है, लेकिन मैं आपको बता दूं मेरे ग्रुप में तकरीबन 150 लोग हैं, तो अगर ये सोशल ना होना है तो फिर ठीक है। मैं तकरीबन 5 साल से 5.5 साल से थिएटर कर रहा हूँ, और ज़्यादातर उन लोगों के साथ थिएटर कर रहा हूँ जिनके पास अपॉर्चुनिटीज़ बिल्कुल नहीं है, ना फिल्मों में ना थिएटर में। नए नए लोग, हर प्रोडक्शन में नए लोग होते हैं। अगर यही असोशल है तो फिर मुझे ये पसंद है। अच्छा, आपने कहीं पर लिखा था कि आपका कोई भी आदर्श नहीं है, ऐसा कैसे हो? नहीं, मैंने ये नहीं कहा मेरा आदर्श नहीं है, मैंने ये कहा कि बहुत सारे लोगों का इन्फ्लुएंस है, तो किसी एक का नाम लेना मुझे लगा ज्यादती होगी। जैसे अगर मैंने गांधी को पढ़ा तो मुझे लगता है यार मुझे ऐसे काम करने चाहिए। फिर उसी टाइम में मैंने अटल बिहारी वाजपेयी को राजनीति में देखा, तो मुझे लगा यार मुझे ऐसा होना चाहिए। फिर सेकंड टाइम में मैंने किसी मतलब अबुल कलाम को पढ़ा, मुझे लगा यार ये भी राजनीति थी, अलग तरह की। मैं राजनीति की इसलिए बात कर रहा हूँ कि लोग भागते हैं राजनीति से, मुझे नहीं लगता। राजनीति हम सबके अंदर है असल में। और फिर उसी दौरान पढ़ते पढ़ते भगत सिंह पे, तो लगा यार ये आदमी 23 साल में कमाल करके चल गया। मतलब 23 साल में तो हम ये नहीं सोचते कि करना क्या है, और उस आदमी ने तो वो कर दिया जो सदियों में लोग करते हैं या नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए अलग अलग तरह के लोगों का इन्फ्लुएंस, जैसे आजकल मैं ओबामा की एक बायोग्राफी है वो पढ़ रहा हूँ, तो उस आदमी ने किस तरह से संघर्ष करके, और वो जो वहां चल रहा है आज भी रेसिज्म, उससे ऊपर उठ के फर्स्ट टाइम ही बिकम प्रेसिडेंट ऑफ यूएस। जी, तो इस तरह के लोग इन्फ्लुएंस करते हैं और देखते हैं कि कितने संघर्ष कर करके ये आगे आ रहे हैं, तो उसमें फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है। वैसे नॉर्मली अगर मैं कहूँ तो मैंने जैसे पहली बात है, मेरी लाइफ में बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस सरदार अनवर का भी है, क्योंकि वो जिस तरह के उनके विचार थे, जिस तरह की उनकी शैली थी, जो तरीका था जीने का, वो मैंने बहुत करीब से जिया है, देखा है, महसूस किया है। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि मैं बहुत बड़ा उनका अनुयायी हूँ या मैं वो सब कर पाऊंगा, क्योंकि अगर मैं रत्ती भर भी कर पाऊंगा तो मुझे लगा बहुत बड़ा हो जाएगा। वो तो बहुत बड़ी पर्सनालिटी है, मैं इसलिए कह रहा हूँ है कि मेरे अंदर तो है वो। तो उस आदमी ने मतलब सहारनपुर के लेवल पे 50 लोगों को बनाया है, किया है, बगैर किसी हेजिटेशन के, बगैर किसी उम्मीद के, इतना किया है। तो एक ऐसे आदमी के इन्फ्लुएंस में रहना, तो मैं उनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि वक्त, और मैं जितनी पर्सनालिटी के आपको नाम गिनवाए पर्सनालिटीज़ के, शायद उनसे भी मैं इसलिए प्रभावित हूँ कि कहीं ना कहीं उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया इन लोगों को भी, तो इसलिए एक आदमी का इतना इन्फ्लुएंस होता है। तो ये सारी चीज़ें रही हैं, तो फिर किसी एक आदमी का नाम लेना मुनासिब नहीं लगता। आपकी साहित्यिक पसंद क्या है, यानी क्या पढ़ना पसंद करते हैं आप विशेष तौर पर? मैं कहानी पढ़ता हूँ, नॉवल,
नाटक भी पढ़ता हूँ, और पोइट्री ख़ास तौर से, पोइट्री बहुत पसंद है मुझे। और सांस्कृतिक गतिविधियों में क्या सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करता है आपको? मैं कोशिश करता हूँ हर तरह के प्रोग्राम में जाने की। जैसे कई बार मुंबई में बहुत सारे सेमिनार्स होते रहते हैं, उसके अलावा कोई इस तरह की गोष्ठी हो रही है या शायरी का कोई प्रोग्राम है या इस तरह, मतलब मेरा ये रहता है कि कल्चरल जितने भी प्रोग्राम हो रहे हैं, अगर मेरे पास वक्त है तो मैं ज़रूर जाता हूँ, चाहे मैं इनविटेशन हो या ना हो। उसकी वजह है, मेरा अपना मकसद है उसके पीछे कि वहाँ तरह तरह के लोग आते हैं और अलग अलग तरह के आइडियाज़ उनके पास होते हैं, पढ़ने के तरीक़े, बोलने के तरीक़े, फिर जो चीज़ें वो पढ़ रहे हैं उनमें क्या क्या नया है, फिर नई जनरेशन के लोग हैं तो नए आइडियाज़ के साथ में आते हैं। तो मेरी कोशिश यही रहती है कि जो भी आपका काम है फिल्म में और थिएटर में, उसके अलावा अगर आप लोगों से ज़्यादा से ज़्यादा राब्ता कायम कर सकें उनके जो फाइन आर्ट है उसके ज़रिए, ना कि इंडिविजुअल। तो वहाँ से कई चीज़ें आपको सीखने को मिलती हैं नोइंगली, जो आपको लगता है यार ये भी हो सकता है, अच्छा इस तरीके से भी पढ़ा जा सकता है, अच्छा बात इस तरीके से भी कही जा सकती है। और कई बार एक दूसरा बेनिफिट ये होता है कि बहुत सारी चीज़ें पढ़ने से आप बच जाते हैं, उतना टाइम नहीं है आपके पास में वो सारी चीज़ पर देख सकते हैं आप। तो मेरी कोशिश ये रहती है कि जितना भी हो सके, जहाँ भी हो सके, जो भी प्रोग्राम है उसमें अगर हम टाइम है तो शामिल होने की कोशिश करते हैं। अभी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक फिल्म सिटी बनने जा रही है। जी। क्या लगता है आपको, इससे कितना फ़ायदा होने वाला है सहारनपुर को और पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश को? मुझे लगता है सिर्फ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि हर स्टेट में इस तरह की इंडस्ट्रीज़ को और बढ़ावा मिलना चाहिए, और बहुत ही अच्छा एक स्टेप है ये सच में होना चाहिए। लेकिन ये ना हो कि हम सिर्फ बातों बातों में रह जाएं। अगर ये होगा तो जितने भी यहीं के नहीं बाहर के भी आर्टिस्ट हैं, कोई लिमिटेशन नहीं होती कि यहीं के लोग काम करेंगे या वहाँ के काम करेंगे, पर एक ऑप्शन होगा आपके पास में, अच्छा यहाँ भी ये चीज़ें हो सकती हैं, वहाँ भी ये चीज़ें हो सकती हैं। बाहर के लोग भी, जैसे रामोजी फिल्म सिटी है, कहाँ के लोग वहाँ शूटिंग नहीं करते जाके, बड़ा स्टूडियो, सब जाते हैं हैदराबाद में। तो हमारे यहाँ भी होगा, अगर यूपी में, तो ये बहुत ही बड़ी खुशी की बात होगी। पर मेरा निवेदन ये है कि ये सच में होना चाहिए, सिर्फ ऐसा ना हो कि अनाउंसमेंट में होकर रह जाए। मुझे तो बड़ी उम्मीदें हैं और हम देख भी रहे हैं पॉजिटिविटी के, उम्मीद है कि ये हो, 100% होना चाहिए। बहुत ही अच्छा स्टेप है अगर ये हो रहा है तो। ये तो भविष्य की बात है। और मैं पूछना चाहूँगा, आपके जो बचपन के और शुरुआती दौर के जो दोस्त हैं, उनसे संपर्क अब भी है? मेरा सबता है, बातचीत होती है, मिलना होता है? बिल्कुल बिल्कुल, मेरा मोस्टली बहुत सारे लोगों से संपर्क है और टाइम टू टाइम फोन पे बात होती रहती है। तो शायद जी चलते चलते हम अपने इस खुल के बाद संदीप के साथ के आखिरी मोड़ पर आ गए हैं जी। और अक्सर हम लोग अपने इस कार्यक्रम का जो अंत है वो संगीतमय तरीके से करते हैं, जिसमें हम अपने गेस्ट से इल्तिजा करते हैं कि वो अपनी पर्सनैलिटी को बताने वाला कोई एक गीत गुनगुनाए। हालांकि मैं सिंगर तो नहीं हूँ, और जी हम तो गाने को नहीं कहते, इसलिए हम गुनगुनाने को कहते हैं। इसलिए मैं तो बहुत ही बेसुरा हूँ, लेकिन फिर भी आप झेलना चाहें तो ठीक है जी। तो जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। तो जिंदा है तो जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। तो जिंदा है ये रंग के और 4 दिन, सितम के और 4 दिन, ये दिन भी जाएंगे गुजर गुजर गए 1000 दिन। कभी तो होगी इस चमन में भी बहार की नजर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। तो जिंदा है तो जिंदा है। आई थिंक इतना काफी है। बिल्कुल, शुक्रिया, बहुत खूब शाहिद भाई, थैंक यू सो मच। तो जिंदा है और एक रंग कर्मी यकीनन जिंदा ही रहता है। मौत का डर उसको दिखा जिसको शौक हो जीने का, मैखाने का रास्ता वो जाने जिसको शौक हो पीने का। यहां तो रोज हर कदम पर मौत मिलती है गाफिल, शाख से टूटे पत्ते को ज़ौक नहीं होता सफरे सफीने का। ये शख्सियत है शाहिद कबीर की। बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद कबीर जी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। हमारे इस कार्यक्रम खुल के बाद संदीप के साथ में आए और खुलकर
ढेर सारी बातें आपने की। थैंक यू सो मच मुझे यहाँ बुलाने के लिए और ये इज्जत बख्शने के लिए। थैंक यू सो मच, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो लोगों तक पहुँचेंगी। आगे की प्लानिंग क्या है, पहले क्या किया है, और आप एक बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। आपकी टीम को आपको बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो ये थे जामिया यूनिवर्सिटी से मास कॉम और फिल्म की पूरी जानकारी लेकर मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में अपना स्थान पुख्ता करने वाले शाहिद कबीर। ऐसी और शख्सियत से हम आपकी लगातार मुलाकात कराते रहेंगे। कार्यक्रम खुल के बाद संदीप के साथ में। तब तक के लिए शब्बा।